नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल सिंपल सा है। जो सोच करके आप तैयारी स्टार्ट करते हो कि भाई मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईआरएस बनना है, कोई भी आपका टारगेट हो, तो क्या आपको एक रियलिटी चेक मिला हुआ है कि एक्चुअल में ऑन ड्यूटी लाइफ क्या होती है? क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में चैलेंजेस के चलते, या आप कहो कि चैलेंज लेने की जो हैबिट होती है उसके चलते यूपीएससी की तैयारी करने निकल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है और कुछ एक्सीडेंटली वहां पर तैयारी करने लग जाते हैं। बट ढाक के 3-5 सिलेक्शन रेट आपको पता है फाइनली कितनी होती है। तो यहां पर हमें एक तो यह समझने की जरूरत है कि ऑन ड्यूटी जो सिविल सर्वेंट्स काम किया करते हैं उनकी लाइफ का क्या सिनेरियो होता है, किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में आते हैं। और सबसे बड़ा जो इशू आता है वो रहता है पॉलिटिशियंस की तरफ से उन पे डाला जाने वाला प्रेशर। तो सवाल यह बनता है कि कैसे तो आप टारगेट करते हो और क्या वहां पर आपको एनकाउंटर करना पड़ता है सच्चाई में। देखो, जब भी हम तैयारी करते हैं तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है कि यार पावर होगी, पैसा होगा, फेम होगी, क्या चाहिए, पूरी दुनिया हमारी दीवानी होगी। तो कुल मिलाकर के ये मटीरियलिस्टिक गोल्स को ध्यान रखते हुए बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स टारगेट करके चलते हैं कि हाँ जी हमें सर्विसेज करनी है। बट सच्चाई क्या है? जब आप ऑन ड्यूटी पहुंच जाते हो, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक काम करते रहते हो, पर्सनल लाइफ आपकी मोर और लेस बिल्कुल खत्म। क्रिएटिविटी के नाम पर सोचा कि भाई क्रिकेट मुझे पसंद है, म्यूजिक पसंद है, या फिर मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, वो सारी चीजें ताक पे लग जाती है, साइड हो जाती है। बस सुबह से लेकर शाम तक फाइल फाइल फाइल, कभी ये मीटिंग, कभी वो मीटिंग, कभी कहीं पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी कुछ, उसी के अंदर आप फंसे रह जाते हो। साथ ही साथ सिलेक्शन के बाद जो ऑन ड्यूटी चैलेंजेस आते हैं उनका तो कहना ही क्या, जहां पर आप एक फिट बॉडी लेकर के लबासना में अपनी ट्रेनिंग लेते हो, तब यूं लगता है कि यार लाइफ तो ये है। फिर उसके बाद में जैसे ही आप फील्ड में उतरते हो ना, तब समझ में आता है कि क्या है सच्चाई सिविल सर्विसेज की। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जब जमीनी हकीकत को हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि कहीं पर दंगे हो रहे हैं तो कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर का इतना ज्यादा मामला बिगड़ चुका है कि आप डायरेक्टली जाकर के डील भी करो तो रिस्क है, नहीं करो तो प्रॉब्लम है। और उसके अलावा पॉलिटिशियंस का प्रेशर अलग से, रूलिंग पार्टी क्या चाहती है, ऑपोजिशन क्या चाहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, यहां पर हम उन्हीं बातों को पूरा डिटेल में समझेंगे। और आपकी तैयारी के टाइम पर आप लोगों के पास में किन किन क्वेश्चंस के आंसर होने जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले देखो, एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। बाकी पीडब्ल्यूएल की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिनमें संकल्प है 2027 के लिए इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन है 2026 का जो टारगेट करके चल रहे हैं इंग्लिश में, प्रहार है 2026 वालों के लिए जो इंग्लिश और हिंदी में तैयारी कर रहे हैं। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस और सीसेट की, प्लस मेंस और एमसीक्यू मेन आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस मिली जाएगी, और ई बुक्स भी दे दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी स्टडी सेल्फ बेसिस पे कर सको। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक सिविल सर्वेंट को कैसे काम करना चाहिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज न्यूट्रलिटी। आपको कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, और ये आपकी तैयारी के दौरान, आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको कूट कूट करके सिखाई जाती है। क्योंकि आप एक पार्टी को फेवर करोगे, उस पार्टी की सरकार आपको लगेगी और पता नहीं कितनी लंबी चलेगी। वहां पर आपका लालच ये रहता है कि कल को ना अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा तो रिटायर होने के बाद में मेरा सेफ रहेगा, फ्यूचर में कुछ ना कुछ अर्निंग करता रहूंगा, अच्छी पोजीशन पर बैठा रहूंगा। बट सच्चाई क्या है? डेमोक्रेसी है भाई, सरकारें बदलती रहती हैं। कई लोगों को इतना दम आता है, इतना ज्यादा प्राउड आ जाता है कि जी आज जो सरकार बना करके पॉलिटिकल पार्टी बैठी है उसको मैं फेवर करूंगा तो फिर वो परमानेंट रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। ये सच्चाई नहीं है भाई, अच्छे अच्छों ने मिट्टी चाटी है यहां पर डेमोक्रेसी में। तो सबसे पहली चीज तो ये कि पावर के नशे के अंदर आपको पागल नहीं रहना है। और ऐसे में आप डिफरेंट एक्स आईएएस ऑफिसर जो वाकई में बहुत एम्बिशियस रहे, जिन्होंने सिविल सर्विसेज को एक्चुअल में कंडक्ट किया, जिनमें एक नाम लूंगा मैं, विवेक आत्रेय सर है ना, एक्स आईएएस ऑफिसर, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुके हैं अभी वो। तो उनके द्वारा ये बात बोली गई कि पावर इज टेम्परेरी। अगर लाइफ को थोड़ा स्पिरिचुअली देखोगे तो लाइफ खुद टेम्परेरी है भाई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पॉलिटिशियंस आपके सिर पर तांडव नहीं कर सकते जब तक कि आप उनको अलाउ ना करें। कहते हैं ना कि एक पावर में बैठा हुआ पॉलिटिशियन इतना पावरफुल होता है कि जिसके बराबर कोई और नहीं है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप जब सेलेक्ट होकर के जाते हैं तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी दी जाती है। वहां पर आप अपने काम को बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पार्टीशनशिप के करते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर के बिना। आप खुद सोचो कि कितना शानदार तरीके से आप काम करते हैं। नो डाउट वहां पर हो सकता है कि पॉलिटिशियन आपसे नाराज हो गया तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको केवल ट्रांसफर करेगा और कुछ नहीं। और सरकारी नौकरी में तो एक बात बोली जाती है कि ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। ट्रांसफर तो हो सकता है,
आप एक पार्टी को फेवर करोगे, उसके टाइम पे तो चलो ठीक है आपकी चांदी चांदी हो रही है, बट पता पड़ा कि उसके कुछ टाइम बाद में ही आपको ट्रांसफर दे दिया गया दूसरी पार्टी के आने की वजह से। तो ये चीजें फिर बाद में आपको रियलाइज कराती हैं कि यार मैंने इतने दिन तक जो कुछ किया वो एकदम गलत है। और ये फैक्ट भी है कि बहुत से लोग जब पावर में होते हैं, जिनके पास में सरकारी नौकरी या ब्यूरोक्रेट लेवल की पोजीशन होती है, वो लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो रिटायरमेंट के बाद में उनको रिग्रेट कराते रहते हैं कि तूने उस टाइम पे ये गलत काम किया, ये तेरे को नहीं करना चाहिए था। राइट? सिस्टम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस आपके पास में ऑलरेडी हैं। तो अगर आप न्यूट्रल रह करके काम करते हो ना, तो लोग अपने आप ही आपको डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो वो चीजें क्या होती हैं कि आपको कहीं पर भी एडमेंट होने के लिए भी अलाउ नहीं करेंगी, और वहीं पर इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की भी जरूरत नहीं है जहां पर आप अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपने स्टैंडर्ड को, अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपनी डिग्निटी और अपने स्वैग वर्ड अलग बोल दिया, स्टैंडर्ड, इनको कॉम्प्रोमाइज कर दोगे ना, उसी दिन से नेता आपके सिर पे नाचना शुरू कर देंगे। तो यहां पर एक सिंपल सी बात है कि जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करने की जरूरत है, आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करने की जरूरत है, ग्रेस आपको मेंटेन करते हुए अपना काम करना है। और वो कब होता है? जब आप किसी पॉलिटिशियन के सामने झुको नहीं, अपने सिद्धांतों के हिसाब से आपके जो नॉर्म्स हो उनको फॉलो करते हुए काम करते चले जाएं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? एक कहावत बोली जाती है ब्यूरोक्रेट्स के लिए कि सिविल सर्वेंट्स आर मोर लॉयल देन किंग, कि राजा जो इलेक्ट होकर के आया वो जनता के लिए इतना लॉयल नहीं है जितना कि सिविल सर्वेंट उस राजा के लिए हो जाते हैं। ये चीजें बड़ी दीमक की तरह काट रही है पूरे सिस्टम को। और उसमें मेन टारगेट क्या रहता है कि रिटायरमेंट के बाद में पता नहीं हमें क्या चीजें मिल जाएंगी, अपनी फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए करते रहते हैं, अपीजमेंट वाला काम करने शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटली फिर उनको सरेंडर करना पड़ता है। फिर सवाल यह आता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पर्सनल लाइफ, इसको अगर देखें तो इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं भाई एक इंडिविजुअल को ड्यूरिंग देयर जॉब। तो देखा जाए ना तो आज के टाइम पर, या फिर कभी भी आप देखा करो, मैं एक टीचर हूं, राइट? तो अगर मैं मेरा काम करता जाऊंगा तो मेरी रेपुटेशन, मेरी इमेज अपने आप बनती चली जाएगी कि भाई ये बंदा किस तरीके का काम करता है, क्या नहीं करता। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस विद द सिविल सर्वेंट्स। अब वहां पर आप क्या नोटिस करोगे कि सिविल सर्वेंट्स का अपना काम करने का जो एटीट्यूड होगा, तरीका होगा, उससे पॉलिटिशियन भी समझ जाएंगे कि यार इस बंदे को कुछ बोला जा सकता है काम करने के लिए या नहीं। जैसे कि मान लो किसी एक इंडिविजुअल का ट्रांसफर कराना है, वो इंडिविजुअल जिसका ट्रांसफर करवाना है वो रिश्तेदार है एक पॉलिटिशियन का। तो ऐसे में पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स को जब लिस्ट फाइनल करने की बात आती है, उस टाइम पर कॉल करने की तभी हिम्मत करेगा जब उसको ये लगेगा कि यार टॉप ब्यूरोक्रेट है, वो मेरी बात सुन लेगा कि नहीं सुनेगा, या एंटरटेन करता है कि नहीं इस तरीके की प्रेशर्स को। तो वो चीजें यहां पर आपके काम से अपने आप ही सेटल होती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो दोस्तों सच्चाई तो यह है, सुबह 8 बजे एक ब्यूरोक्रेट टॉप ऑफिशियल, जब आप ऑफिसर बन जाते हो ना तो 8 बजे ऑफिस में लगते हो, 9 बजे तक शाम को लगे रहते हो। कहने को तो कहा जाता है कि सरकारी काम लटके रहते हैं, पर सच्चाई ये है कि जो लोग काम करते हैं ना उन लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उन लोगों को रेस्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी एरिया में अगर कहीं पे दंगे हो रखे हैं तो वहां पर आप अगर वहां के ऑफिसर हो उस पर्टिकुलर रीजन के, तो आपके पास में रात को 11-12 बजे भी कॉल आ सकता है कि भाई XYZ इशू हुआ है, इस इशू में अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट जाना चाहिए। अब अगर वहां पर आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज एक लॉयल सिविल सर्वेंट के तौर पे है, लॉयल किसके लिए? जनता के लिए, अपने नॉर्म्स के लिए, तो आप देखोगे कि रातों रात अगर कोई मीडिया रिपोर्ट भी प्रिंट करवानी है ना तो आप अपनी तरफ से एक सिंपल मैसेज के थ्रू काम करवा दोगे। यह भी बात विवेक आत्रेय सर ने अपनी तरफ से कई बार मेंशन की है कि भाई मेरी रेपुटेशन ठीक थी, तो चंडीगढ़ में एक बार पत्थरबाजी हुई थी, तो उस टाइम पर जिन पुलिस पर्सनल्स को चोट लगी थी उनके नाम मैंने फॉरवर्ड किए, तो उसमें ज्यादा मेरे को माथापच्ची नहीं करनी पड़ी और मीडिया के अंदर नेक्स्ट डे 5 जनों के प्रिंट होकर के आ गए नाम। तो ये जो चीजें हैं ये सीधा सिग्नल करती हैं कि भाई आप अपने काम के आधार पर जाने जाते हैं। फिर बात आती है आज के टाइम पर कितना प्रेशर है। जमाना है सोशल मीडिया का, जमाना है जहां पर आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है, और साथ ही साथ सिविल सर्वेंट्स जब पॉलिटिशियंस को अपने ऊपर डोमिनेट करवा लेते हैं तब तो और बुरे हाल हो जाते हैं। तो आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर जितना ज्यादा एक्सपोजर एक इंडिविजुअल का होता है उसके लिए बड़ी रिस्क वाली सिचुएशन भी बनती है, क्योंकि सिस्टम की नजरों में आप आ गए, फिर कहीं पर भी कोई काम होता है तो आप जरूर वहां पर काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा जमाना सोशल मीडिया का है तो मिस इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा फैलती चली जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं पर बॉम्ब थ्रेट फर्जीवाड़े में दे दिए जाते हैं, कहीं पर काउंटरफीट फर्जी करेंसीज के बारे में न्यूज छोड़ दी जाती है, कहीं पर बोल दिया जाता है कि मॉब वायलेंस हो रही है, और पता पड़ता है वहां पर जब ऑफिसर्स अपने एक्शन में आते हैं कि बोले ये तो फर्जीवाड़ा, केवल अफवाह फैल रही थी। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे बनता चला जा रहा है। ठीक है,
फिर एक बड़ा एस्पेक्ट आता है कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक तो पैशन को जीना चाहे, अपनी खुद की इच्छा को, अपनी खुद की क्वालिटीज को, अपनी क्रिएटिविटी को, और वहीं दूसरी तरफ करियर की को। तो देखो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट थंब रूल्स हमें समझने की जरूरत है कि एक इंडिविजुअल को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जब भी वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करे। नंबर 1, देखो कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो मान के चलिए आप नॉर्मल इंसान है, कंफ्यूजन एक पार्ट है लाइफ का, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन की सोचते हो 18, 19, 20 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में, तो उस टाइम पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ये करूं ये ना करूं, ये करूं ये ना करूं। तो उस टाइम पर कंफ्यूजन होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आने दो। बट कोशिश ये करो कि सेकंड स्टेज जो होगा, सेकंड स्टेप जो आपका होगा उस कंफ्यूजन को क्लियर करने का, वो ये कि आपको वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, और स्ट्रेंथ को तो आप स्ट्रॉन्गर करते जाओ, वीकनेस को धीरे धीरे साइड करते जाओ। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट सिलेक्शन का काम आया, तो उस टाइम पर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, तो मैथ्स को साइड करते जाओ धीरे धीरे। फिर आपके पास में और ज्यादा पर्टिकुलर चीजें आने लग जाएगी सामने कि हाँ भाई मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूं, इस पर्टिकुलर फील्ड में, स्ट्रीम में कंफर्टेबल हूं, तो आप उस पर काम करिए। और फिर उसके बाद में आपका जो लक होगा ना, वो अपने आप ही आपको सपोर्ट करने जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, बहादुरों का ही लक साथ दिया करता है। और सही में जहां पर फाइनल डेस्टिनेशन आप पहुंच जाएं, जहां पर भी, वहां पर अपना बेस्ट दो। वहां पर यह मत सोचो कि मुझे यह काम नहीं करना, नो, आ गया वो काम मुझे अच्छे से करना है और मेरी पैशन, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी चाहत के हिसाब से कुछ मिल रहा है, तो वहां तो मजे ही वाली बात अलग हो ही जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आज का जमाना है ऑप्शंस को ओपन रखने का भी। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दूं कि कशिश मित्तल नाम से एक्स आईएएस ऑफिसर, ये एक्स आईएएस ऑफिसर है, ध्यान से समझना, ये माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर भी रह चुके हैं, फिर बाद में आईएएस ऑफिसर बने, 30 साल की उम्र में रिजाइन किया। इनका इंटरेस्ट, इनकी क्रिएटिविटी जो थी वो म्यूजिक के टुवर्ड्स थी। आज ये क्लासिकल सिंगिंग में टॉप लेवल पे अपने कॉन्सर्ट्स किया करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आती हैं आपकी क्रिएटिविटी, अपने पैशन के आधार पर। बट अगेन एक और सवाल यहीं पे खड़ा हो गया कि पैशन और करियर में किसको तवज्जो ज्यादा देना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहली चीज है कि क्या घर की व्यवस्था है, क्योंकि पैशन जनरली उन्हीं की फुलफिल हो पाती है जिन लोगों के घर में रोटी, अनाज या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। पैशन वही लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ज्यादातर केसेस में, कंप्लीटली नहीं, ज्यादातर केसेस में, जिनके घर पर बेसिक फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो रखी है। तो अदरवाइज आपको पहले करियर पे जाने की जरूरत है, जहां पर आप बेसिक स्टेबिलिटी अपने परिवार, अपनी खुद की लाइफ को दे सकें। फिर आप अपने पैरेलली जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं तो उसके बाद में वो लोग रिजाइन कर जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि यार फिर एग्जाम के लिए इतनी माथापची, क्योंकि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा। बट वहां पर हमें समझना होगा कि उन लोगों ने या तो अपना इतना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब उनको यूपीएससी के बेसिस पे जो जॉब मिली थी उसकी अब जरूरत नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम शांति की अच्छी जिंदगी जिए, हमें पब्लिक से कोई डील वील नहीं करनी, हमें हमारी प्राइवेट पर्सनल लाइफ को अच्छे से जीना है, तो वो रिजाइन कर देते हैं। या फिर उनके पास में अच्छी खासी बैकिंग ऑलरेडी रहती है, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते हैं। तो ऐसे में वहीं पर एक इंडिविजुअल जो खुद अपने आप में पहला प्रॉपर अर्निंग हैंड बनने वाला है, वो अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लग जाए तो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि वो यार अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खत्म कर चुका है और यूपीएससी में सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो वो बड़ी मार वाली बात हो जाएगी। तो यहां पर ये जो चीज है कि पैशन और करियर में आपको पहले सोचना होगा कि अगर आपके घर की फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपके पास में बैकिंग है, तब आप पैशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव करियर्स के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है। बट वहीं पर अगर आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आपको थोड़ा सोचना होगा कि डायरेक्टली यूपीएससी से डील करें या फिर कुछ और हमारी क्रिएटिविटी पे जाएं, या पहले घर वालों का पेट भरे एंड घर बनाएं। समझे? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन पे क्लैरिटी लानी जरूरी है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब आप यूपीएससी सिलेक्शन ले लेते हैं तो सच्चाई जो है वो बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, और वो चैलेंजेस हैं वो डिफाइन करता है आपका खुद का एक्ट। आप जो करेंगे अकॉर्डिंगली आपको वहां पर चैलेंजेस दिखेंगे। और कई बार क्या होता है, लाइफ अच्छी भी चलती रहती है तो हम प्रॉब्लम तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अगेन हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई हमारी जड़ें कितनी स्ट्रांग है, अकॉर्डिंगली फिर हमें कदम उठाने की जरूरत है। तो सच्चाई क्या है, हम क्या सोच के आगे बढ़ते हैं, उनमें रात दिन का फर्क होता है। साथ ही साथ तैयारी करने से पहले किन चीजों के बारे में हमें सोचना जरूरी है, ये जानने की हमने कोशिश की। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।